अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है और एक इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं, आज कल में इसको कंप्लीट कर देंगे, कल के सेशंस में, आज के सेशंस में, और फिर इंडियन पॉलिटिक्स पे जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए फॉर लाइक नेक्स्ट 2-3 डेज आई विल बी टेकिंग योर सेशंस ऑन पॉलिटिकल साइंस फॉर CUET 2024। और उसके बाद मैनेजमेंट को बोल के आप एक क्वेश्चन बुकलेट आपको शायद ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगले जो भी 2-3 सेशंस होंगे उनमें आप सिर्फ सुनो। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ आस्क फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड दे विल मेक श्योर दैट दे आर गिविंग यू द क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड आई थिंक उसके बाद कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अराउंड 80 to 90% एक्यूरेसी इन योर पेपर वुड बी मेंटेन्ड थ्रू दीज क्लासेस। 80 से 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। आप ये 3-4 दिन के सेशंस को सुनो और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा। इसमें कोल्ड वॉर की बात होगी। अब कोल्ड वॉर के लिए समझने की ज़रूरत है कि वॉर क्या है। कोल्ड वॉर को समझने के लिए क्या ज़रूरत है, वॉर क्या है। अब देखो, वॉर क्या है, जब भी दो लोगों का कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बैठता है, एक डिसीजन लिया जाना है और दो पार्टीज़ हैं, दोनों को लगता है वो दोनों अथॉरिटी में है उस डिसीजन को लेने के लिए, बट दोनों के जो डिसीजंस हैं, मैं मान लो ए हूँ, एक बंदा है बी, ए बोल रहा है एक्स, बी बोल रहा है वाई। एक्स और वाई में या तो को एग्जिस्ट कर जाएं, ए जो बोल रहा है वो भी रख लो, बी जो बोल रहा है वो भी रख लो, तो बात बन जाए। बट रखी एक ही चीज़ जानी चाहिए, डिसीजन एक ही लिया जाएगा, या तो एक्स या तो वाई। तो या तो ए की बात मानी जाएगी या फिर बी की। अब चीज़ें एस्केलेट करती जाएं, शायद हो सकता है विवाद बढ़ जाए। विवाद बढ़ जाएगा तो क्या शुरू होगा, वॉर, है ना। अब वॉर के स्टेज पे शायद चले जाओ, दो पार्टीज वॉर के स्टेज पे चले जाएं, कंट्रीज होंगी तो मिसाइल से अटैक होगा, वॉर होगा, एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी, आर्मी इन्वॉल्व होगी, नेवी इन्वॉल्व होगी। बट उसके साथ आप मान लो छोटे लेवल पे सोच लो तो शायद आप खुद से मुक्कालात करने लग जाओ, कोर्ट कचहरी करने लग जाओ, कोर्ट चले जाओ, FIR करा दो, है ना। तो दो लोगों के बीच में अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो टसल शुरू होगी और टसल का एक्सट्रीम फॉर्म होगा वॉर। अब मान लो दो लोग डायरेक्टली वॉर में आ गए, मान लो कंट्री ए है, कंट्री बी है, और कंट्री ए कंट्री बी से डायरेक्टली लड़ने लग जाए, मिलिट्री को डायरेक्टली डिप्लॉय कर दे, बॉम्बिंग कर दे। ऐसे वॉर्स होते हैं शूटिंग वॉर्स, हॉट वॉर्स, डायरेक्ट लड़ाई हो गई। बट कई बार ऐसा भी होता है जब हम डायरेक्टली लड़ने की स्थिति में नहीं होते, उसके पीछे भी 2-3 रीजंस हो सकते हैं। मान लो मुझे मालूम है मेरी क्षमता है x और जिससे मैं लड़ना चाह रहा हूं उसकी क्षमता है x, 19-20 का ही फर्क है। तो शायद हो सकता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस से कि इस पे जितना मैंने अटैक किया उतना ही अटैक ये मुझ पे करेगा, इस वजह से मैं इससे ना लड़ूं। एक रीज़न ये भी हो सकता है। अब ऐसे में हम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते क्योंकि दोनों को मालूम है x यूनिट पावर ये भी लगाएगा, x यूनिट पावर ये भी लगाएगा, तो लड़ाई में क्या होगा, दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा। तो हम डायरेक्टली ना लड़के इनडायरेक्टली लड़ेंगे। इनडायरेक्टली कैसे लड़ेंगे, कल्चरली लड़ेंगे कि देखो मैं कल्चरली तुमसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ। अब इसको कंट्रीज़ के लेवल पे देखो, मान लो दो कंट्रीज़ पावर में आ जाए, एक मान लो US, अभी हम सब समझेंगे, अभी मान के चलो एक US और एक USSR। अब दोनों डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते, दोनों इक्वली पावरफुल है मान लो मिलिट्री में, एक का डिस्ट्रक्शन होगा तो दूसरे का डिस्ट्रक्शन 100% श्योर है, तो डायरेक्टली लड़ेंगे नहीं, तो ये दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे। अब जब ये दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे तो ये कैसे लड़ेंगे, इनडायरेक्ट वेज से लड़ेंगे। इनडायरेक्ट वेज में कैसे लड़ेंगे, हो सकता है स्पेस वॉर करने लग जाए कि देखो मैं स्पेस में पहले गया, USSR स्पेस में पहले गया, तो USSR शायद US को बताए देखो स्पेस वॉर में मैं तुमसे आगे हूँ। और ऐसा हुआ भी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था US और USSR के बीच में, तो इनका कोल्ड वॉर कई मल्टीपल स्फेयर्स ऑफ लाइफ में दिखा। इकोनॉमिक्स में भी दिखा, देखो मेरे पास ज़्यादा पूंजी, फैक्ट्रीज़ में दिखा, देखो मेरे पास ज़्यादा फैक्ट्रीज, आर्म्स में दिखा, देखो मेरे पास ज़्यादा हथियार, एम्यूनिशंस में दिखा, मिसाइल्स में दिखा, हर जगह कंपटीशन, एक रेस लग गई US और USSR के बीच में कि कौन ज़्यादा बड़ी एक सुपर पावर है। ठीक,
अभी बस ये इमेजिन करो, दो कंट्रीज़ हैं, दोनों में रेस लग गई है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो बहुत करंट में मुझे अभी ध्यान आया, जब कोल्ड वॉर पीक पे था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो कोल्ड वॉर मैंने बताया ना मल्टीपल स्फेयर्स में गया, इकोनॉमिक्स में भी गया, साइंस में भी गया, फिर डिप्लोमेसी में भी गया, मिलिट्री में भी गया, तो इनका वॉर स्पेस में भी गया। यूएसएसआर दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने एक आदमी को, एक मैन को स्पेस में भेजा, जिस इंसान का नाम था यूरी गैगरिन। और जिस शटल से, जिस रॉकेट से वो स्पेस गए थे यूरी गैगरिन, उसका नाम था स्पुतनिक। ठीक, मतलब रशिया ने भेजा, तो रशिया ने अपना डोमिनेंस दिखाया था, देखो वी आर द फर्स्ट कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड टू सेंड अ मैन टू स्पेस। अंतरिक्ष में भेजने वाला हम पहला देश है, और उस इंसान का नाम था यूरी गैगरिन। भेजा किसने? यूएसएसआर ने। जिस शटल में भेजा था उस शटल का नाम था स्पुतनिक। अब कोरोना आ गया, कोरोना में वापस से कंट्रीज़ में रेस लगी कि सबसे पहले वैक्सीन कौन बनाएगा। अब आप सबको अगर याद हो तो रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, रशिया पूरे दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने बोला था कि उसने वैक्सीन बना ली है, और उसने इसीलिए वैक्सीन का जान के नाम स्पुतनिक रखा, टू शो द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने के लिए कि आज भी रशिया इज़ वन ऑफ द सुपर पावर्स। आप उसका रेलेवेंस समझ रहे हो? स्पुतनिक ही नाम क्यों रखा वैक्सीन का? क्योंकि जब वो स्पेस वॉर जीते थे, जब स्पेस में सबसे पहले गए थे, उस शटल का नाम क्या था? स्पुतनिक। तो रशिया एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था थ्रू कोविड वैक्सीन, दैट इज स्पुतनिक, कि वी आर स्टिल हेयर टू रूल। ठीक, अब देखो कोल्ड वॉर समझ में आया क्या होता है, आगे चलते हैं। देखो कोल्ड वॉर मैंने अभी समझाया क्या होता है, ऐसे ही होता है हॉट वॉर और शूटिंग वॉर, जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाए, डायरेक्ट झगड़ा लड़ाई हो जाए, वो होते हैं हॉट वॉर और शूटिंग वॉर्स। कोल्ड वॉर मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या होता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 की हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्लासेस। कभी मेरे पास टाइम होगा तो आई डेफिनेटली टेक सम लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑल्सो। बट देखो अब होता है वर्ल्ड वॉर 2 में दो ग्रुप्स थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 टू 45 के बीच में, दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था अलाइड पावर और दूसरा था एक्सिस, मतलब दो गुट थे, टीम ए टीम बी। टीम ए का नाम अलाइड, टीम बी का नाम एक्सिस। अलाइड पावर्स में अलाइड वाले जो धड़ा था, जो ग्रुप था, इसमें यूएस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और यूएसएसआर भी था। ठीक, इस ग्रुप से झगड़ा चल रहा था एक्सिस ग्रुप का। एक्सिस ग्रुप में जापान था, इटली था और जर्मनी था। एडोल्फ हिटलर इसी वॉर में आएगा जर्मनी की तरफ से। वो हिस्ट्री का पार्ट है, बहुत लंबा, वी नीड टू कवर दिस इन टाइम, बहुत लंबा हो जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। हम बहुत गहन चर्चा करके वर्ल्ड वॉर 2 नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब देखो दो ग्रुप्स थे, अलाइड और एक्सिस, इनके बीच में झगड़ा हुआ। एक तो जीतेगा, ये वाला ग्रुप जीत गया अलाइड। कैसे जीता, क्यों जीता, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास का पार्ट है। अब देखिए अलाइड वाला ग्रुप जीता। अब अलाइड वाले ग्रुप में 4 लोग जीत गए, मैंने आपको बताया, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर। अब जो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 था, वो कहां पे लड़ा जा रहा था? यूरोप में। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो 10 लोगों की लड़ाई हो रही है, आप में से 10 पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, उधर 50-60 लोगों का लड़ाई हो रहा है। ठीक, अब उसमें से कोई 2 लोग, 2 पार्टीज इवॉल्व हो गई। ठीक, क्या होगा? अब चलो थोड़ा लेट्स मेक दिस वेरी सिंपल, थोड़ा आसान बना। इस क्लास में कोई झगड़ा हुआ, ठीक, सारे झगड़े में इन्वॉल्व थे। जिस भी कोने में झगड़ा हुआ, मान लो उस वाले कोने में झगड़ा हुआ, तो उस वाले कोने को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये अग्रीड? हो सकता है वहाँ की चेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, वहाँ का एसी डिस्ट्रॉय हो जाए, जो भी नुकसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का उसी कोने में होगा जहाँ पे युद्ध हुआ होगा। तो जिस ज़मीन पे युद्ध होगा उसके लिए तो कभी भी युद्ध अच्छा नहीं होता। इंडिया एंड पाकिस्तान कीप ऑन फाइटिंग इन कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर में आपस में लड़ते रहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? कश्मीरियों का। ठीक, अब वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ चल रही थी? यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ चल रही थी? यूरोप में। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कहाँ पे पड़ते हैं?
यूरोप में। ठीक, तो जीत तो गए बट इनकी क्षमता कम हो गई। ब्रिटेन एंड फ्रांस यूज टू रूल द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटेन एंड फ्रांस वर कंसीडर्ड एज द सुपर पावर्स, बट वॉर हुआ, जीते तो, बट जीत में नुकसान भी हुआ। आपने इसको 10 थप्पड़ मारे, इसने आपको 4 थप्पड़ मारे, जीत आप गए, लेकिन ये 4 थप्पड़ आपको पड़े ना, तो कुछ तो वीक हुए आप। एग्जैक्टली हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। अब 2 सुपर पावर्स इमर्ज हो गई, एक हुई यूएस और दूसरी हुई यूएसएसआर। ये 2 ही क्यों इमर्ज हुई? क्योंकि जीते 4 थे, बट ब्रिटेन और फ्रांस जीतने के बाद भी कमज़ोर हो चुके थे। ठीक, अब हम आ गए हैं 1945 में। कहाँ पे आ गए हम? 1945। गिव मी अ सेकेंड 1945 में। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होना था, कोई तो तारीख होगी जिस दिन खत्म होगा। होता क्या है, जापान, जर्मनी, इटली एक साइड थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, यूएसएसआर एक साइड थे। अलाइड वर्सेस एक्सिस, अलाइड वर्सेस एक्सिस। अब एक्सिस हारा, अलाइड जीता। अब देखो यूएसए ने क्या किया, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर उठाए और उन 2 शहरों पे एटॉमिक बॉम्बिंग्स कर दी, एटम बम गिरा दिए। एटॉमिक बॉम्बिंग्स ही डिस्ट्रक्शन इतने बड़े स्केल पे हुआ, विध्वंस इतने बड़े स्केल पे हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो अवसंरचना थी, जो रोड्स थी, पुल्स थे, डैम्स थे, ब्रिजेस थे, वो तो ध्वस्त हुए ही हुए, साथ ही में बहुत सारा इंसान मारा गया। अब यूएस से जब पूछा गया आपने ऐसी बॉम्बिंग्स क्यों की, आपने ये बॉम्ब क्यों गिराए, तो यूएस ने बोला वॉर बहुत लंबा चल रहा था, हम पिछले 6 साल से वॉर देख रहे थे, अगर मैं ये ना करता तो वॉर और लंबा चलता और जितनी जानें जापान में गई हैं शायद उससे ज़्यादा जाने जाती, बस वो एक लंबे टाइम पीरियड में जाती तो लोगों को एहसास नहीं होता। मतलब समझे आप, यूएस कहना चाह रहा है कि अगर वॉर लंबा चलता तो शायद 10 लाख लोग मारे जाते, बट हमने अभी जो जापान में किया शायद उससे 1 लाख आदमी मर गया। मैं सिर्फ आपको एक नंबर्स बता रहा हूँ समझाने के लिए, शायद 1 लाख आदमी मर गया, हमने 9 लाख लोगों की जान बचा ली उन 1 लाख लोगों को बॉम्ब्स गिरा के। ये यूएस का स्टैंड। यूएसएसआर क्या बोलता है? यूएसएसआर बोलता है कि क्योंकि यूएस को मालूम था कि वॉर में 2 लोग ही सुपर पावर्स इमर्ज हुए हैं, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए, तो यूएसएसआर एशिया में अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ा ले, वॉर ख़त्म होने के बाद एक किसी को तो दादा मानोगे। तो यूएस को ऐसा डर था, ऐसा यूएसएसआर बोलता है कि यूएस को डर था कि वॉर के बाद ऐसा ना हो जो एशियन रीजन है, जापान, इंडिया, ये जितना आपका एशियन कंट्रीज़ हैं, ये रशिया को अपना लीडर मानने लग जाएं। इस डर में यूएस ने बॉम्ब्स गिराए और दुनिया को बताने की कोशिश की कि देखो आई एम द किंग, मैं यूएसएसआर से भी ऊपर हूँ। ये यूएसएसआर कहता था कि यूएस को अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी थी और ताकि एशिया में रशिया अपना दबदबा ना बढ़ा पाए, यूएसए ने बॉम्ब्स गिरा दिए ताकि रशिया ग्रो ना करे और दुनिया पे एक मैसेज जाए कि देखो यूएस इज़ द अल्टीमेट। अब यहाँ से दोनों के बीच में टसल स्टार्ट हो गई, यूएसए और यूएसएसआर। मैं बता रहा हूँ, वॉर में दोनों एक ही साइड थे, वॉर में जीतने वाली पार्टी 4 थी। ब्रिटेन, फ्रांस वीक हो गए क्योंकि यूरोप में वॉर था, यूएस, यूएसएसआर राइज किया, बट यूएसए ने बॉम्बिंग्स करी जापान में, ऐसा रशिया बोलता है, क्योंकि दे वांटेड टू शो कि यूएस इज द अल्टीमेट बॉस। वाइल यूएसए, व्हाट यूएसए इज सेइंग, यूएसए क्या बोल रहा है बॉम्ब गिराने के बाद, कि ज़्यादा लाइफ जा सकती थी, उसको रोकने के लिए हमने शुरुआत में कुछ लोगों को भले ही बॉम्ब से मार दिया, बट हमने वॉर को एक टाइम पे रोक दिया, नहीं तो वॉर और लंबा चलता। ठीक, दूसरा, अब वॉर एक बॉम्बिंग से ख़त्म हो रहा है, दूसरा रशिया की जो मिलिट्री थी, यूएसएसआर उस टाइम पे, यूएसएसआर की मिलिट्री जर्मनी के पार्लियामेंट तक चली गई थी। जर्मनी के पार्लियामेंट को वाइमार रिपब्लिक भी बोलते हैं, वाइमार रिपब्लिक। एवरीथिंग वुड बी गिवन इन द नोट्स दैट मैनेजमेंट वुड टेक केयर। तो अब वाइमार रिपब्लिक में यूएसएसआर एंटर कर गया। इधर कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। मैंने आपको बताया जापान में बॉम्ब्स गिर गए, जर्मनी के पार्लियामेंट तक एंट्री हो गई, वॉर ख़त्म होता है। अब देखो
मैंने आपको बताया ना, जापान बॉम्बिंग्स जो हुई, जापान में जो बॉम्ब्स गिरे, उस पर स्टैंड यूएस ने क्या लिया, वॉर वुड हैव लास्टेड, लंबा चलता वॉर। यूएसएसआर क्या बोला, यूएस ट्राइड टू शो सुप्रीमेसी इन एशिया। यूएसए कोशिश कर रहा था सुप्रीमेसी दिखाने की एशिया में, इसीलिए यूएसएसआर बोलता है कि यूएस ने बॉम्ब्स गिराए। अब देखो कोल्ड वॉर क्यों होगा, इधर यूएसए राइज कर गया, इधर यूएसएसआर, दो लोग राइज कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया, दो दोस्त एक साथ लड़े, जीत गए, अब दोनों के बीच में एक डिस्ट्रस्ट आ गया है। दोनों को लग रहा है कि यार, यूएसए को लग रहा है कि यूएसएसआर एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता, यूएसएसआर को लग रहा है कि यूएस ने देखो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए बॉम्ब्स गिराए, तो दोनों के बीच में एक टेंशन स्टार्ट हो गई। ठीक, अब दूसरा देखो दोनों में क्या इशू है। अब जब 1945 में वॉर हुआ, ध्यान से सुनिए 1945 में वॉर हुआ, तो वॉर में ऑब्वियसली जहाँ पे भी वॉर होगा उन कंट्रीज़ में डिस्ट्रक्शन हुआ, विध्वंस हुआ, चीज़ें टूट गई, पुल टूट गए, रोड टूट गई, घर टूट गए लोगों के लिए। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटेन और फ्रांस में गिरा, ब्रिटेन फ्रांस में इतना लॉस हुआ, तो यूएस ने क्या किया, लोन्स बांटने चालू किए। अब वो डायरेक्टली लोन्स बांटेगा तो उसकी इमेज खराब होगी, तो वहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट लाया, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं। और इनके थ्रू इन कंट्रीज़ को लोन बांटना चालू किया, जिन कंट्रीज़ में की वजह से लॉस हो गया था, तो नया डेवलपमेंट करना था भाई, नई बिल्डिंग बनानी है, शहर वापस बसाना है, जिस शहर में बॉम्ब गिरे हैं युद्ध के बीच, उन शहरों को वापस डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस बनाना है। इंफ्रा बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसे कहाँ से मिलेंगे, यूएस से, क्योंकि यूएस उस टाइम पे क्या है, सुपर पावर। अब यूएस डायरेक्टली ना देके क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ग्रुप्स बना देगा, कंट्रीज को मेंबर बनाएगा, सबसे ज़्यादा बैंक, उस बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखेगा, और इस तरीके से लोगों को कंट्रोल करेगा। अब यूएस इन कंट्रीज को पैसा देने लगा कुछ ब्याज पे, और वो पैसा वापस आने लगा। ठीक, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे। यूएसएसआर करता क्या था, छोटी कंट्रीज जो लोन ले लेती थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, इन कंट्रीज को बोलता था कि तुम क्यों पैसा वापस करोगे। देखो ये दीज थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन बुक्स, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। यूएसएसआर क्या कहता है छोटी कंट्रीज को, क्यों पैसा वापस करना, ठीक, और क्योंकि आप ऑलरेडी गरीब हो। और यूएसए क्या कर रहा है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का है। यूएसए क्या है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का, उसने पैसे बांटा, वो कह रहा है मेरा पैसा वापस दो। समझ रहे हो, सिंपल वैसा ही है जैसे गांव में एक महाजन होता है, वो लोगों को पैसे बांटता है, फिर जब वो पैसे नहीं देते हैं तो वो कुछ गुंडे एक्वायर करता है और इनको मारने की कोशिश करता है, इनसे पैसे ले लेता है। किसान को दे दिया, मान लीजिए किसी लेबर को पैसा दे दिया, अब किसान और लेबर जैसे लोग इकट्ठे होंगे, इस महाजन के खिलाफ लड़ाई, आवाज़ उठाएंगे कि तुम हमारा शोषण कर रहे हो। इसको आप बहुत बेसिक समझो, महाजन पैसे दे रहा है, किसान और जो लेबर है वो मार खा रहा है, कुछ लोग पैसा वापस दे रहे हैं। एक दिन वो सोचेंगे कि नहीं भाई, ये हम महाजन हमसे इतना पैसा क्यों कमाता है, साथ में खड़े होते हैं, इकट्ठा खड़े होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो महाजन की किताब होती है वो लाल कलर की होती है, वो लाल कलर का बायखाता होता है। उसी किताब को जलाने की बात करेगा मजदूर, उसी किताब को जलाने की बात करेगा किसान, और किसान मजदूर इकट्ठे आ जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे और साथ में बोलना शुरू करेंगे कि सारी प्रॉपर्टी हम सबकी मिलके है। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट किसका शुरू होगा, कम्युनिज्म का। तो रशिया कम्युनिज्म को फॉलो करेगा, वो बोलेगा कि सब लोग अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमाओ, उसके बाद सारे लोगों में वो पैसा, सारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसने 100 रुपये कमाए, बाकी सबने 10 रुपये। कम्युनिज्म बोलेगा सारे पैसे इकट्ठे करो, फिर वापस सब में बराबर बांट दो। कैपिटलिज्म बोलेगा इसने 100 रुपये कमाए, तुमने 10 रुपये कमाए, तो कोई बात नहीं, इसको 100 रुपये कमाने दो, बिकॉज ये डिजर्व करता है, ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको इनइक्वालिटी से लेना देना नहीं है। एक आइडियोलॉजी में डिफरेंस आया, रशिया बोल रहा था कम्युनिज्म, यूएस बोल रहा था कैपिटलिज्म। ठीक, डायरेक्ट लड़ाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। यूएस के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। डायरेक्टली लड़ाई करते तो दोनों का ही नुकसान होता, इमरजेंस ऑफ अ विनर नहीं होता, कोई एक आदमी नहीं जीतता।
क्योंकि दोनों के पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, अगर यूएसएसआर के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स खत्म भी कर देता तब भी यूएसएसआर के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे कि वो यूएस को खत्म कर सके, इसलिए वो डायरेक्टली कभी लड़ाई में नहीं आएंगे, वो आइडियोलॉजी पे लड़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब यूएस लेके आया कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट यूएस इस कॉन्सेप्ट, इस आइडियोलॉजी को बैक कर रहा था। यूएसएसआर कर रहा था कम्युनिज्म को। ठीक, अब सबसे पहले जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के नाम पे देशों में बंटवारा चालू होता है, एक धड़ा यूएस के पास जाएगा, एक धड़ा यूएसएसआर के पास, वो सबसे पहले देखा जाएगा यूरोप में। सबसे पहले यूरोप का कॉन्टिनेंट बंटना शुरू होगा यूएस के खेमे में और यूएसएसआर के खेमे में। जो ग्रुप यूएस को सपोर्ट करेगा वो कहलाया वेस्टर्न अलायंस, वो ग्रुप कहलाया वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली कैपिटलिस्ट नेचर के थे और वो यूएस रहे थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक, अब देखिए यूएसएसआर को सपोर्ट किया मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, ईस्टर्न यूरोपियन, लिथुआनिया, बेलारूस, इस टाइप के कंट्रीज, ये कहला गए ईस्टर्न अलायंस। जो यूएसएसआर को सपोर्ट किया वो कहलाया ईस्टर्न अलायंस, जिन्होंने यूएस ईस्टर्न अलायंस। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है क्योंकि सबसे पहले देशों के बीच में जो बंटवारा चालू हो रहा था वो यूरोप में हो रहा था, और यूरोप के जो पश्चिमी देश थे, वेस्टर्न देश थे, वो यूजुअली यूएस को सपोर्ट करते थे एंड ईस्टर्न यूज्ड टू सपोर्ट रशिया। तो यहाँ से वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस कॉन्सेप्ट आता है। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बताओ वाई वर दे स्विचिंग, लोग छोटी कंट्रीज यूएस या यूएसएसआर के पास जा क्यों रहे थे अकेले, लाइक वाई कुडंट दे बी इंडिपेंडेंट, अकेले क्यों नहीं खड़े रहे, अपनी संप्रभुता बरकरार क्यों नहीं रखी, सॉवरेनिटी, वाई वाजंट द सॉवरेनिटी केप्ट इंटैक्ट, क्यों यूएस और यूएसएसआर के बीच में बट रहे थे। अब देखिए करते क्या थे ये यूएस और यूएसएसआर दोनों लोग, या तो छोटे कंट्रीज को पैसे देते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते थे। टेक्नोलॉजी मतलब फैक्ट्री में मान लीजिए प्रोडक्शन कैसे किसी चीज़ का बढ़ाना है, किसी चीज़ का अपने आप प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो दुनिया थी वो नया नया डीकोलोनाइज हो रही थी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कब्जा कर रखा था और वो नए नए आज़ाद हो रहे थे। इंडिया देखो आप 1947 में आज़ाद हो रहा है, तो ये सारे देश जितने थे डीकोलोनाइज हो रहे थे, तो गरीबी थी। अब इनको चाहिए थे पैसे, मिलिट्री सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें चाहिए थी, और नए नए देश आ रहे थे तो इनकी नई नई आइडियोलॉजी बनती, नया नया संविधान लिखा जा रहा था कई देशों में। तो यूएस सोचता था कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाए नए कंट्रीज़ में, यूएसएसआर सोचता था कि कम्युनिज्म को सपोर्ट किया जाए। यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले इट वाज विटनेस्ड इन यूरोप, मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। इसके बाद देखो कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। सिंपल सी बात है। देखो कैपिटलिज्म क्या कहता है, एक देश में मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना काम लेंगे, जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना काम लेंगे, लेकिन जो रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा वो क्षमता के हिसाब से नहीं, कैपिटल के हिसाब से बटेगा। अब दिमाग में सवाल आएगा, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज पूंजी। अब देखो मैंने क्या बोला, कैपिटलिज्म जो सोसाइटी है वो बोलती है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, देश में 10 लोग हैं, इस देश में 10 से उनकी क्षमता के हिसाब से लेंगे हम, ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करो। बट जब प्रॉफिट निकलेगा उस जगह से, मान लीजिए फैक्ट्री है, 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग अपनी अपनी क्षमता से सारा काम करेंगे, बट जब फैक्ट्री का जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्षमता के हिसाब से ना बटकर जिसने जितनी पूंजी फंसा रखी थी उस फैक्ट्री में, जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इस फैक्ट्री में, उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। आप करंट वर्ल्ड में भी देखो, व्हेन यू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके उतने पार्ट के मालिक हो जाते हैं, और जब कंपनी डिविडेंड कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो आपको पास भी वो प्रॉफिट आता है और आपका शेयर जंप कर जाता है ना। आज भी देखो कैपिटलिज्म, हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही रह रहे हैं, इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप मान लीजिए 10, 15, 20 एक्टर्स हैं, उन्होंने पूरे बॉलीवुड पे लाइक मोनोपोली बना रखी है, उससे ज़्यादा एक्टर्स नहीं है। अभी हम देखो, हम आगे कॉन्सेप्ट को और समझेंगे, अभी आप कैपिटलिज्म को बस इतना समझो। अब कैपिटल में मतलब कैपिटलिज्म में किस चीज़ की पूजा है, कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है, पूंजी। पूंजी क्या होती है, मान लीजिए ज़मीन आपका एक कैपिटल है, ठीक। एनिमल्स मान लीजिए, एनिमल्स आपके कैपिटल हैं। इसके बाद जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है, जो पूंजी पड़ी है, ये आपकी कैपिटल है। जिसके पास जितनी परिसंपत्ति होगी, जिसके पास जितना एसेट होगा कैपिटलिज्म में, वो उतना ही कमाएगा। हो सकता है, क्योंकि आप देखो, मान लीजिए मैंने एक गाड़ी खरीदी,
मैंने लीज पे वो गाड़ी किसी ड्राइवर को दे दी और उसको बोला 50% आप जितना कमाएंगे वो 50% मेरा, 50% आपका। अब मेहनत किसकी है? ड्राइवर की। बट चूंकि उस गाड़ी को खरीदने में जो पूंजी लगी थी वो मेरी थी, इस पूंजी का मैं खाऊंगा। ये है कैपिटलिज्म। समझ रहे हो आप? ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो कैपिटलिज्म यूएस सपोर्ट कर रहा था और इसी का उल्टा हो जाएगा क्या? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म बोलेगा कि देखो, अब गिव मी अ सेकेंड यार, ठीक है? तो देखिए, अब ये कैपिटलिज्म हमें समझ में आ गया है, ठीक? कैपिटलिज्म की कुछ चीज़ें और समझो, देखो, ठीक, यहाँ तक आप समझ गए हो? अब देखो कैपिटलिज्म की कुछ चीज़ें और समझो। कैपिटलिज्म बोलता है मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स मनी मतलब पैसा ही पैसे को खींचेगा, पैसा ही पैसे को खींचेगा। मतलब देखिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ का उत्पादन करना है तो 4 चीज़ें लगती हैं। एक तो लैंड लगता है, आप जिस फैक्ट्री पे काम करोगे। लेबर लगता है, जो लेबर आपकी वो फैक्ट्री में जो उत्पाद होगा उसको बनाएगा। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर लगेगा, उद्यमशील, जिसने सोचा कि एक फैक्ट्री बनाओ, कुछ लेबर लाओ, प्रोडक्शन शुरू कराओ, पूंजी लगाओ, फिर उसके बाद बेचो। उद्यमशील, एंटरप्रेन्योर। अब इसके बाद चौथा लगेगा आपका कैपिटल, पूंजी। अरे भाई, फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल खरीदना है, कच्चा माल खरीदा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। आप ये 4 चीज़ें लगाओ और कोई भी चीज़ बन जाएगी। आप लेबर ले आओ, जो भी लेबर चाहिए, अब स्किल्ड है अनस्किल्ड है वो आपके काम पे डिपेंड करेगा। आप लैंड ले आए जिस पे फैक्ट्री बनेगी, लैंड। इसके अलावा आप एक एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही, जो सोचेगा कि ये ज़मीन ये करना है, जिसके पास एक विजन होगा। और चौथा क्या होगा? कैपिटल, पूंजी। पूंजी से बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। अब कैपिटलिज्म देखो, कैपिटलिज्म क्या बोलेगा? कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आएगा एक इंसान, एडम स्मिथ। लेकिन उससे पहले कैपिटलिज्म विचारधारा चल चुकी थी। अब देखो होता क्या था, 10th सेंचुरी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदार होते थे। ज़मींदारों के नीचे काम किया करते थे, जिनको सर्फ्स बोलते हैं, सर्फ्स, ठीक है? अब देखिए, ये लोग इनके यहाँ काम करते थे, ये इनको शोषित भी करते थे, प्रताड़ित करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। दे यूज टू बीट देम, मारते थे, पीटते थे, 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे और उसके बाद 2 टाइम खाना दे देते थे। यही चलता था। हम 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से लेबर परेशान हो रही थी कि भाई 12-15 घंटे काम करना। स्लेव ट्रेडिंग होती थी, लोग इंसान बेच दिए जाते थे। खेतों पे 12-12 घंटे, 15 घंटे काम, कोई इंडिपेंडेंस नहीं, कुछ नहीं सोच सकते। आपको बस मालिक बोलेगा, आप काम करते चले जाओगे, ठीक? ये सब चल रहा था 10वीं-12वीं शताब्दी में। इसी के आसपास होता क्या है, यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है। यूरोप में कंपास बनना चालू होता है। यूरोप में लोग भगवान को क्वेश्चन करना चालू करते हैं कि भगवान जैसा कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं। यूरोप में लोग, जैसे आपने वो गलीलियो का किस्सा सुना होगा, जब गलीलियो बोलता है कि अर्थ जो है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है। और उस टाइम चर्च में लिखा था कि सूरज, जो आपकी बाइबल है उसमें लिखा है सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है। तो यूरोप में उस टाइम के लोग इसी बात को मानते थे। अब जब गलीलियो ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो घूम रहा है सूरज के अराउंड, तो उनको डेथ सेंटेंस मिल गई थी, फांसी की सज़ा मिल गई थी। लेकिन सच्चाई यही थी, साइंटिफिक फैक्ट यही थे। तो लोगों ने साइंस पे बात करना शुरू किया। अब यहाँ पे देखो, 14th-15th सेंचुरी लग चुकी थी और सर्फडम चलता था। लोगों के खेतों पे काम करते थे, लोग मार खाते थे, वो ज़मींदार ज़मीन बस किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, करते थे। तो होता क्या, अब हो क्या रहा था, इधर ये शुरू हो रहा है, इधर रेवोल्यूशन हो रहे हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहे हैं, लोगों का दिमाग खुल रहा है, लोग क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं कि राजा ही क्यों रूल कर रहा है। ऐसे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया मर्केंटिलिज्म। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म कहता था, यूरोप में एक विचारधारा थी जो कहता था कि आपको 3 जी पे फोकस करना चाहिए। 3 G's, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। एक तो आप गॉड को फोकस करो, अलग अलग जगह जाके क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करो। आप देखो उसके बाद ही जो मिशनरीज हैं वो आना शुरू करेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना शुरू करेंगे। ये 14th-15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम।
14-15 शताब्दी के आसपास। ठीक है, अब देखो गॉड की बात शुरू हो गई कि गॉड बढ़ाओ, ग्लोरी बढ़ाओ, अपने देश के लिए अभिमान बढ़ाओ, तुम दूसरे देशों में जाओ, नए नए मार्केट ढूंढो, अपने देश के लिए काम करके लाओ, ग्लोरी बढ़ाओ और गोल्ड बढ़ाओ। गोल्ड मतलब अपनी जेबों में सोने के सिक्के बढ़ाओ। सोने के सिक्के कब बढ़ेंगे? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जब फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएंगी। ठीक, प्रोडक्शन देखो, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, 3 पे फोकस करना था, गॉड पे, ग्लोरी पे और गोल्ड पे। गोल्ड पे जब फोकस करूंगा मैं, तब मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा अपनी। भाई मेरी फैक्ट्री में 10 पेन बनते थे, मैं 100 रुपये कमाता था। मेरी फैक्ट्री में 20 पेन बनने लगे, मैं 200 रुपये कमाने लगा। मेरी जेब में गोल्ड बढ़ा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री बड़ी करनी पड़ेगी, 10 से 20 पेन बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। इसके लिए किसकी नीड शुरू होगी? फैक्ट्रियों की। अब फैक्ट्रियाँ चाहिए थी किनको? जिनको गोल्ड चाहिए था। जिनको गोल्ड चाहिए उनको फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए। फैक्ट्री में लेबर कहाँ से आएगा? जो लेबर लैंड ओनर जो थे, मैंने अभी आपको बताया फ्यूडलिज्म, 10वीं शताब्दी में जो सामंतवाद चल रहा था, उस सामंतवाद में क्या हो रहा था? जो जमींदार था, जो लैंड ओनर था, लैंड लॉर्ड था, जमींदार था, वो किसान को मार रहा था, वो लेबर को मार रहा था। उसके टाइम घंटे फिक्स नहीं थे। ऐसे लोगों को क्या चाहिए थी अब? आज़ादी। एटलीस्ट फैक्ट्री में 12 घंटे फिक्स तो है। एटलीस्ट फैक्ट्री में 12 घंटे फिक्स तो है। आप उस टाइम के आदमी की साइकी समझो, जो 18-20 घंटे काम कर रहा है, उसके लिए 12 ही घंटे सही है। अब वो कहाँ रुझान करेगा? फैक्ट्रियों की तरफ। फैक्ट्री क्यों बन रही है? क्योंकि क्या बढ़ाना है? गोल्ड। इनको बढ़ाना था गोल्ड, इनको चाहिए थी लेबर। से आना शुरू हुई? जो सामंतवाद में जो सर्फ्स थे, जो अपने लैंड ओनर से, लैंड लॉर्ड से परेशान थे, वो कहाँ भागना शुरू करेंगे? उन जगहों पे जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनके सीमित घंटे होंगे, भले ही 12 घंटे थे पर सीमित घंटे थे। आज़ादी थी, आपको 24 घंटे नहीं रखते थे, आज़ादी थी। नई सोच आएगी, शहर यहाँ से डेवलप होना शुरू करेंगे। इस वजह से शहर डेवलप होंगे। अब पूरी एक, अब देखो ये सोशियोलॉजी है, अब सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है, नहीं तो इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत लंबा चला जाएगा। अब आप समझो, इसीलिए आपको समझ में आएगा। देखो स्कूल का कॉन्सेप्ट आएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था? दादी, बाबा दादी, घर में पेरेंट्स वही बच्चों को पढ़ा देते थे। लोगों को पैसा चाहिए होता तो रिश्तेदारी में ही पैसा लेते थे। बैंक्स नहीं होते थे, रिश्तेदार पैसे देते थे। स्कूल्स नहीं होते थे, माँ बाप बड़ा कर देते थे, दादी बड़ा कर देती थी, तो फैमिली का इंपॉर्टेंस था। अब आप देखो फंक्शनल ऑल्टरनेटिव आ गए। हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शुरुआत से बता रहा हूँ कि कैपिटलिज्म क्यों ग्रो करेगा। कुछ जो सर्फ्स होंगे, जो सामंतवाद में जो लोग प्रताड़ित होंगे, वो शहर नहीं फैक्ट्री आने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्री के आसपास ऐसे लोग आ जाएंगे जो यहाँ से प्रताड़ित थे और फैक्ट्रियों में काम करने लगेंगे। अब जब ये फैक्ट्रियों में काम करने लगेंगे तो ये इंडिपेंडेंट सोचेंगे, अलग सोचेंगे। ठीक है, तो जब ये अलग सोचेंगे तब इनको नीड होगी। अब इनके बच्चे होंगे, जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो अब इनके घर में दोनों काम कर रहे हैं, तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? थोड़ी सी पेरेंटिंग हो जाए। स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया, कॉलेज का कॉन्सेप्ट आ गया, बैंक आ गए। क्योंकि जब इंसान शहरों में आके फैक्ट्रियों में काम करने लगा तो उसकी रिश्तेदारी तो ज़्यादा बची नहीं। अब उसको पैसे चाहिए तो कौन देगा? बैंक्स देंगे। ये सब सोशियोलॉजिकल है, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। यू डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। बस इतना याद रखो, मैंने आपको कैपिटलिज्म समझाया, क्यों इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। अब आप आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद एक सेकेंड, इसकी नीड क्यों, देखो 1 मिनट यार, समझ में आ रहा है? अब इसके आगे देखो क्या होगा। क्योंकि गोल्ड बढ़ाना है, नई नई डिस्कवरियाँ हो रही हैं और प्रॉफिट बढ़ाना मेरा एम है। प्रॉफिट क्यों बढ़ाना है? क्योंकि मुझे गोल्ड बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन पे आते हैं। देखो मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, कोई भी चीज़ दुनिया में बनानी है, चाहे वो गुड्स हो, वस्तु हो, या कोई सेवा हो, सर्विस हो, आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। लैंड, ज़मीन जिस पे फैक्ट्री डालोगे, लेबर जो उसमें काम करेगा, स्किल्ड या अनस्किल्ड कैसा भी हो सकता है। इसके बाद पूंजी चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाने के लिए पूंजी चाहिए। और इसके बाद एक ऐसा आदमी चाहिए जो कच्चा माल लाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, लेबर को लाएगा, इन सबको जोड़ेगा और एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके जाएगा। उसको हम कहेंगे उद्यम। उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें चाहिए, ये 4 चीज़ें चाहिए। अब इन 4 चीज़ों में आप एक चीज़ देख रहे हो, क्या चाहिए? कैपिटल।
कैपिटल से क्या होता है, जितनी पूंजी बढ़ाओगे, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। मैं एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में 10 पेन बनते हैं, 100 रुपये लागत है, मैं 10 पेन बना पाता हूँ। अब मैं अपनी लागत 200 बढ़ा दूँ तो मैं 20 पेन बढ़ा लूँगा, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 100 से 200, प्रोडक्शन 10 पेन से 20 पेन हो गया। अब मैंने जब 10 पेन बनाने के लिए 4 कारीगर लगाए थे तो 20 पेन बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए, 8 लग गए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों की जेब में पैसा आया, जेब में पैसा आया तो या तो उन्होंने बैंकों में जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, या उसी पैसे से डिमांड करी, मार्केट में कुछ खरीदने गए। और जब डिमांड करोगे तो बैठा बिजनेसमैन देखेगा कि इस चीज़ की डिमांड है तो वो प्रोडक्शन और बढ़ा देगा। पूरी साइकिल बन गई। साइकिल कहाँ से बन रही है, कैपिटल से। कैपिटलिज्म सिंपल सी थ्योरी है, जिसके पास जितनी पूंजी उसका उतना प्रॉफिट। अब आज भी तो हम कैपिटलिज्म में जी रहे हैं। एप्पल में काम कर रहा है कोई भी तो हो गया। अब आप मान लो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 2 करोड़ के पैकेज पे है, वो इस पूरे चार्ट में कहाँ फिट हो रहा है। लैंड उसकी फैक्ट्री हो गई जहाँ एप्पल फ़ोन बन रहे हैं, या ऑफिस हो गए। इसके अलावा पूंजी उसकी अपनी आ गई, अब उसके लेबर में ही तो आ गए आप। अब जो वो फ़ोन बेच के प्रॉफिट कमाएगा वही हो गया एंटरप्रेन्योर। ठीक, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। आप जितनी नौकरियां देख रहे हो वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, क्योंकि वो लेबर का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। अब देखो एडम स्मिथ, अब ये सारी चीज़ें लोग देखते थे कि कैसे बदलाव आ रहा है समाज में, फैक्ट्रियां बन रही हैं, लोग काम करने आ रहे हैं, तो गांव से आ रहे हैं, शहरों में फैक्ट्रियों का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग आ रहे हैं, काम करेंगे, फैक्ट्रीज बन रही हैं। एडम स्मिथ नाम का एक बंदा हुआ, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का जो सिद्धांत है उसके ही इज़ कॉल्ड द फादर, जनक माना जाता है। इन्होंने सन 1776 में एक किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा, लीजे फेयर का कॉन्सेप्ट की चर्चा की। उन्होंने इस शब्द की चर्चा की उस किताब में। इस शब्द का मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब सरकारों का काम है बिजनेसेस को अकेला छोड़ देना चाहिए। यह सरकार का काम नहीं है कि वो बिजनेस में दखलंदाजी करे। उन्होंने लीजे नाम का शब्द यूज किया। यह फ्रेंच वर्ड है जो कहता है देयर इज एन इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब समझो। इनविजिबल फ्री हैंड, वो ये बोलते हैं, एडम स्मिथ ये बोलते हैं कि मान लीजिए एक सोसाइटी में 2 बार्बर हैं, 2 नाई हैं, 2 बार्बर हैं, जो 2 सैलून चलाते हैं, 2 सैलून चलाते हैं, सैलून चलाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक नाई ए है, एक नाई बी है। मैं बाल कटवाने गया, मैंने देखा ए नाई ने मेरे बाल 200 रुपये में काटे। अगले दिन मैं बाल कटवाने गया, मान लीजिए अगले महीने, बी नाई ने बोला मैं आपको सेम बाल 150 रुपये में काट दूंगा। मेरे दिमाग में अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें सेम है, मैं तो 150 में बाल कटवा लूँगा। ठीक है, अब अगले दिन क्या होगा, जैसे ही मैं बी के पास जाऊँगा, ए या तो अपने रेट्स गिराएगा या अपनी क्वालिटी इन्हेंस करेगा। एडम स्मिथ इसी चीज़ की बात करते हैं कि सरकार बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन ना करो, लोगों को फ्रीली छोड़ दो, इनविजिबल फ्री हैंड छोड़ दो। मार्केट अपने आप हर चीज़ का रेट डिसाइड कर देगा, मार्केट अपने आप हर चीज़ की क्वालिटी डिसाइड कर देगा। क्योंकि ए और बी सैलून जो चल रहे हैं, ए और बी नाई जो हैं, ए और बी जो बार्बर्स हैं, वो तब तक अपने रेट्स और क्वालिटी पे लड़ते रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता। अब इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, जो बाल कटवाने जा रहा था, है ना। तो अब ए और बी क्यों लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए कि मेरी दुकान ज़्यादा चल जाए, मैं ज़्यादा अच्छा नाई हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा सैलो हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा सैलो चला रहा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा बार्बर हूँ। ए और बी इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा सैलून ओनर है, कौन ज़्यादा अच्छा बाल काटता है। और फ़ायदा किसको हो रहा है, मुझको। क्यों, क्योंकि मैं अभी जो 200 में कटा रहा था बाल, अब वो मैं 150 में कटाऊंगा। और हो सकता है अब अगली बार ए 150 रुपये में मेरे बाल काटे और मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी दे ताकि मैं बी के पास ना जाऊँ। तो फ़ायदा किसका, ये दोनों अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं कि ए टिकेगा या बी, मुझे बेनिफिट मिल रहा है इन दोनों की लड़ाई का। इसी को एडम स्मिथ कहते हैं लीजे फेयर। मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट अपने आप संभल जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं, जो दोनों बार्बर्स हैं, इनका जो निजी फ़ायदा है, पर्सनल इंटरेस्ट है दुकान चलाना, वो सोशली जो मेरे लिए तो दोनों एक हैं, मेरे बेनिफिट और इनके बेनिफिट साथ में चल रहे हैं। ये दोनों आपस में कंपटीशन जो कर रहे हैं, वो कंपटीशन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको दे रहा है, कंज्यूमर को, ग्राहक को। तो इसीलिए बोलते हैं एडम स्मिथ कि लीजे फेयर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, तुम चिंता मत करो सरकार, मार्केट अपने आप सब कुछ ठीक कर लेता है।
अपने आप मार्केट में कंपटीशन आता है और कैपिटलिज्म वही करेगा। कैपिटलिज्म में देखो मार्केट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, अब आपस में दोनों लड़ते रहो, तब तक लड़ते रहो जब तक क्वालिटी और सर्विस बेस्ट ना दे। आप देखो ना, एग्जाम्पल है जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब क्यों ऑफर्स इतने सारे देते हैं, है ना। डाउट्स हम सब मैं लास्ट में ही डाउट्स लूँगा, पहले इसको कंप्लीट करो, मैं लास्ट में ही डाउट्स लेता हूँ। आई विल वेट फॉर 15 मिनट्स में, 15 मिनट रुक के जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बार्बर का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब देखो बार्बर आपस में लड़ेंगे तो वो इनोवेशन पे काम करेंगे और नई चीज़ें लाएंगे, प्रोडक्शन पे काम करेंगे, प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं का फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, इसीलिए कैपिटलिज्म बोलेगा कि कैपिटलिज्म बोलता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने दो, ठीक। अब दूसरा फ़ायदा देखो कैपिटलिज्म का क्या है कि कैपिटलिज्म प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब मान लो आपकी ये फ़ोन की फैक्ट्री है, ठीक है। अब आपकी फ़ोन की फैक्ट्री है, अब मान लो आप ही फ़ोन बेचते हो, आप ही फ़ोन बेचते हो। अब मान लो लेट्स से मैं हूँ, अब मेरे को पहले फ़ोन का मैं हार्डवेयर लाऊंगा, सॉफ्टवेयर लाऊंगा, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करूँगा, फिर मैं इसको बेचने जाऊँगा। उससे बहुत अच्छा है कि मैं इस काम को बांट दूँ। अगर मेरे को अकेले ये फ़ोन बनाने में हो सकता है 10 साल लग जाए, है ना, या 1 साल लग जाए, जो भी मान के चलते हैं, बट यही चीज़ अगर एक टीम करेगी जिसमें सबका काम निर्धारित होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल मेक द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, हार्डवेयर इंजीनियर हार्डवेयर पे काम करेगा, मार्केटिंग का बंदा मार्केट का काम करेगा, सारा काम बांटा हुआ है, तो हो सकता है एक दिन में लाख फ़ोन्स भी पॉसिबल हो। आप किसी फैक्ट्री को इमेजिन करो, अब मान लो उस फैक्ट्री में, चलो शर्ट की एग्जांपल लेते हैं। अब एक कंपनी है जिसको रोज़ के रोज़ 1000 शर्ट्स बनाने हैं, और हमें 1000 क्यों बनाने हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म का मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट कब बनेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब मान लो हमें 1000 शर्ट बनाने हैं, अब मैं अकेला हूँ तो मैं पहले जाके कपड़ा लाऊंगा, फिर मैं वो कपड़ा ला के कपड़ा कटिंग करूँगा, कटिंग के बाद उसकी स्टिचिंग करूँगा, स्टिचिंग के बाद प्रेस करूँगा, प्रेस के बाद पैकिंग करूँगा, फिर बेचने जाऊँगा। उससे बहुत बेटर क्या है, मैंने एक बंदा रखा जो रॉ मटेरियल लाता है, कपड़ा लाता है, एक बंदा रखा जो कटिंग करेगा शर्ट्स की, तीसरा बंदा रखा जो स्टिचिंग करेगा शर्ट्स की, सिलेगा, चौथा बंदा रखा जो प्रेस करेगा, पैकिंग करेगा, पांचवा बंदा रखा जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर बेच के आएगा। अब ज़्यादा शर्ट्स बनेंगी, अब ज़्यादा शर्ट्स बनेंगी, है ना। बस हाँ देखो, अब इसका क्रिटिक भी है, हम जब आगे कभी देखेंगे तो मैं समझाऊंगा, बट इसका क्रिटिक क्या है कि कार्ल मार्क्स एक हुए फिलोसोफर, उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में एक बात बोली कि जो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, जो आप लोगों को फैक्ट्रियों में अपने अपने काम के हिसाब से बांट दे रहे हो, इससे उत्पादकता तो बढ़ रही है, नो डाउट एफिशिएंसी बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, एलियनेशन शुरू होगा। एलियनेशन मतलब जो लेबर होगा वो अकेलापन महसूस करेगा, क्योंकि वो कुछ नया नहीं सोच पा रहा, वो किसी बड़ी सी फैक्ट्री का एक पुर्जे का हिस्सा है। अब मान लीजिए इस फ़ोन में मुझे मेरा काम हो कवर लगाना, अब मुझे नहीं मालूम है फ़ोन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, बस मेरा से इतना सा काम है कि मैं इस पर बराबर दिन भर कवर लगाता रहता हूँ, और दिन भर में ऐसे 1 लाख फ़ोनों में कवर लगाता हूँ। तो मैं परेशान होऊंगा ना, मैं अकेलापन महसूस करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं कुछ अपने दिमाग से नहीं बना पा रहा हूँ। और ह्यूमंस को इनोवेशन चाहिए, इंसान को इनोवेशन चाहिए, ठीक, क्योंकि इंसान एक क्रिएटिव एनिमल है, वी ऑल आर क्रिएटिव एनिमल्स, हमें कुछ नया सृजन करने में मज़ा आता है। बट कैपिटलिज्म सृजन तो कराएगा बड़े स्केल पे, बट जो फैक्ट्री में काम कर रहा है बंदा, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा है, ये एक तो इसका ये प्रॉब्लम आएगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ ये आपने समझ लिया, नीड फॉर असेंबली लाइन इन फैक्ट्रीज, क्यों फैक्ट्री में क्यों हम लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर करना है, क्यों हम लोगों को काम बांट देना है, समझ में आता है। फैक्ट्रीज का नीड क्यों आया, मैंने आपको समझाया, प्रोडक्शन बढ़ाना था, फैक्ट्रीज बढ़ानी थी, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कम्युनिज्म क्या कहेगा। कम्युनिज्म कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी किस चीज़ की, कम्युनिज्म की, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। कम्युनिज्म बोलता है टू ओन, देखो कम्युनिज्म क्या बोलता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज ability, from each according to his ability, to each according to his needs। इसका क्या मतलब है, एक देश है जो मान लीजिए कम्युनिस्ट देश है, इसमें 10 लोग काम करते हैं, ये कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे काम कराएंगे, बट जब बांटेंगे तो उसकी नीड के हिसाब से बांटेंगे। मतलब मान लीजिए इसने 100 रुपये कमाए,
इसने 10 रुपये कमाए। बट कम्युनिस्ट रिजीम में इसको 50 रुपये की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, तो इससे 50 रुपये लेके इसको दे दिए जाएंगे। जबकि होता क्या है, सारे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे रखे जाएंगे, फिर इसके बाद ही सब में आपस में वापस बट जाएंगे। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री का कोई मालिक नहीं होगा, फैक्ट्री का मालिक मजदूर और सारे लोग होंगे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि जैसे कैपिटलिज्म बोलता है ना कि आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, सब आपका है। कम्युनिज्म ये नहीं बोलता। कम्युनिज्म कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो फैक्ट्री के कारक हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सबका हक होगा और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा। कम्युनिज्म ये बोलेगा। अब कम्युनिज्म इसके साथ साथ एक मनीलेस सोसाइटी की बात करता है, जिसमें कोई पैसा नहीं चलता, जिसमें प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ कम कमा लूँ, सब अपनी मेहनत के हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उतनी चीज़ बांट दी जाती है। बहुत डिटेल में कम्युनिज्म पढ़ेंगे, इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। किसी और दिन आई सी, जब मैं यहाँ पे होऊंगा तो आई डेफिनेटली मैं इस पर थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट देखो आगे देखते हैं। अब देखो, जो कोल्ड वॉर हम समझ रहे थे कि यूएस और यूएसएसआर दो कंट्रीज़ हैं, इनको छोटे कंट्रीज़ क्यों चाहिए थे अपने साथ? लाइक आप दिमाग में सवाल आएगा ना कि यूएस, एक सुपर पावर यूएस आ गई, एक सुपर पावर यूएसएसआर आ गई, अब इन दोनों को अपने साथ छोटे कंट्रीज़ क्यों चाहिए थे? देख, एक तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हुआ करती थी। ये जो जितना भी कार्बन क्रेडिट और नेट ज़ीरो, इस जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, जितना एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, वाइल्ड लाइफ चीज़ें, ये तो अभी आई हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, ऑयल और गैस की बहुत नीड थी, आज भी है, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? तेल, गैस। छोटे कंट्रीज़ में आपको ये मिल जाता। दूसरा, मान लीजिए यूएस को अटैक करना है यूएसएसआर पे, तो यूएस कितना दूर है, यूएसएसआर कितना दूर, मैप में देखो। बट मान लो अगर यूएस का कोई दोस्त यूएसएसआर के पास में होगा तो उसको टेरिटरी मिल जाएगी, ज़मीन पास में मिल जाएगी अटैक करने के लिए। इसके बाद एक दूसरे पे स्पाई करना हो, अगर कोई खुफिया जानकारी निकालनी हो तो दूसरे कंट्रीज हेल्प कर देती थी। इसके यूएस और यूएसएसआर का एक फ़ायदा ये था कि मान लीजिए कल को उनका वॉर हो जाता है, मान लीजिए मैं यूएस हूँ, मेरे साथ एक यूएसएसआर है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो 150-200, वो लोग क्या करेंगे, वो बढ़ जाएंगे हम दोनों के बीच में, ठीक। अब जब वो बढ़ जाएंगे तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, मैं आपको मिलिट्री दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। मैं आपसे क्या ले रहा हूँ? मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, बट बदले में मैं आपसे एक चीज़ और ले रहा हूँ ना, कल ये जब मुझ पर अटैक करने आएगा तो तुम सब भी लड़ने आना, तो तुम सब भी लड़ने आना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इनको ये ज़रूरत पड़ती थी। और दूसरा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था ही। मान लीजिए मैं कैपिटलिस्ट हूँ, ये कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं आप लोगों को बांट रहा हूँ कि भाई तुम अगर पूंजीवाद सोचते हो तो कैपिटलिस्ट की तरफ आ जाओ, यूएस की तरफ आ जाओ, तुम अगर साम्यवाद सोचते हो, तुम कम्युनिज्म सोचते हो, तो तुम यूएसएसआर के साथ चले जाओ, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होता है। अब चीज़ें होंगी, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चलेगी 1991 तक। इवन कोल्ड वॉर 2.0 आज के भी समय में बहुत रेलेवेंट है, बट आपके लिए उतना रेलेवेंस नहीं रखता। अब देखिए 1961 में होगा क्या, एक कंट्री है यूएस के पास में, आप देखिएगा साउथ अमेरिका में कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो नाम के एक नेता थे, फिदेल कास्त्रो, जो कम्युनिस्ट रिजीम के बारे में सोचते थे, जो कम्युनिज्म की बात करते थे। अब कम्युनिज्म को डायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसएसआर। तो क्यूबा में एक क्रांति होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूबन रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन में फिदेल कास्त्रो जीतते हैं और फिदेल कास्त्रो एक कम्युनिस्ट सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है तो यूएसएसआर को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यूएस वापस से क्यूबा पे अटैक करे ताकि वहाँ फिदेल कास्त्रो की सरकार ना बन पाए। इस चीज़ को रोकने के लिए यूएसएसआर कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रूशेव वहाँ से यूएसएसआर से कुछ मिसाइल्स भेज देते हैं क्यूबा की रक्षा करने के लिए, क्यूबा के पास लगाने के लिए, ताकि अगर कल को क्यूबा पे अमेरिका अटैक करे तो रशिया वहाँ उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। अब जब निकिता क्रूशेव 3 मिसाइल्स भेजेंगे कहाँ पे? क्यूबा के पास, क्यूबा के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि यूएस क्यूबा पे अटैक ना कर पाए, तो होगा क्या? अब आप देखो बीच में अटलांटिक ओशन है, मैं भी समझाऊंगा, बीच में समुद्र है, अटलांटिक ओशन से मिसाइल्स आ रही थी। जब ऐसा निकिता क्रूशेव ने किया यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने, तो यूएसए के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी को ये बात जब पता चली तो जॉन एफ कैनेडी को डर लगा
जॉन एफ कैनेडी को लगा कि जितने न्यूक्लियर बम हमारे पास हैं उतने ही, उससे या उससे ज़्यादा या उसके आसपास न्यूक्लियर बम्स तो यूएसएसआर के पास भी हैं, और अगर ये यहाँ पे मिसाइल्स लगाएंगे तो एक तरीके की खुली लड़ाई होगी, तो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए जॉन एफ कैनेडी यूएस की नेवी को बोलेंगे कि आप जाके उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से मान लीजिए रशिया से कुछ मिसाइल्स आ रही थी, किसके पास? क्यूबा के पास। क्यों आ रही थी? क्यूबा को बचाने के लिए। किससे? यूएस से। क्यों आ रही थी? क्योंकि क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका था। कौन नेता था? फिदेल कास्ट्रो। अब फिदेल कास्ट्रो को बचाने के लिए रशिया अपनी कुछ मिसाइल्स भेजेंगी, ठीक। निकिता क्रूशेव उस पे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने मिसाइल्स भेजी। इनको रोकने के लिए जॉन एफ कैनेडी क्या करेंगे? 3 हफ्ते बाद जॉन एफ कैनेडी को जब पता चलेगा मिसाइल्स आ रही हैं तो यहाँ पे अपनी नेवी लगा देगा। कौन? यूएसए। और एक ब्लॉकेड आ जाएगा। इस टाइम पे लोगों को एकदम लग गया था कि कोल्ड वॉर अपने पीक पे है और थर्ड वर्ल्ड वॉर इज़ वेरी सून, बहुत जल्दी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आमने सामने आ चुके थे, ठीक। इसके बाद देखो क्या होता है। फिर इसके बाद तो नेगोशिएशंस हो जाएंगे, ये रुक जाएंगे। मिसाइल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उसके आगे एस्केलेट नहीं करती। बट अब देखो हो क्या रहा है, वॉर तो चल ही रहा है, तो कुछ चीज़ों पे सवाल आता है। यूएस करता क्या है? एक यूएस है, एक यूएसएसआर है। यूएस क्या करता है? छोटी कंट्रीज़ को बोलता है तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं एक ऐसी मिलिट्री ग्रुप बनाऊंगा, मैं एक ऐसा ग्रुप समूह बनाऊंगा जिस समूह का मोटिव जो होगा, जो ग्रुप का मोटिव होगा वो होगा अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। मतलब मान लीजिए मैं यूएस हूँ, मेरे साथ 10 छोटी कंट्रीज़ हैं, मैंने रूल बोल रखा है जो भी मेरे साथ है अगर तुम उसको मारोगे तो मैं तुमको इन सबके साथ मिलके मारूंगा। मतलब मेरे साथ 10 है, मैं यूएस हूँ, मेरे साथ 10 कंट्रीज़ और है, और तुम जितनी कंट्रीज़ हो उनमें से अगर तुमने इन 10 या मुझ पे किसी पे भी अटैक करने की कोशिश की तो हम 11 मिल के आप पे अटैक करेंगे। अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे यूएसए ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएस कहता था नेटो ज्वाइन कर लो। आप नेटो जैसे ही ज्वाइन करोगे, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, आप पे अटैक यूएस अटैक माना जाएगा, और यूएस के साथ साथ जितने ग्रुप्स आपके साथ हैं वो सब आपकी पार्टी जो आपके अगेंस्ट होगी उसके खिलाफ लड़ने जाएंगे। नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में बना हुआ है, ब्रसल्स में बना है। ब्रसल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। पश्चिमी यूरोप में एक देश है बेल्जियम, वो उसकी राजधानी है ब्रसल्स, वहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर है, आज भी है। इसका लीडर कौन है? यूएस है। नेटो जब बनाया गया था अप्रैल 1949 में, अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल, एक पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा। तब इसमें कुल 12 देश थे, आज की डेट में इसमें 31 देश हैं। अब एक नेटो बनाया यूएस ने, एक यूएस ने सेंटो नाम का ग्रुप बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सऊदी अरेबिया के आसपास के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, इनको भी जोड़ा इसी प्रिंसिपल पे कि तुम अटैक करेगा तो मुझ पे अटैक माना जाएगा। इस ग्रुप का नाम रखा सेंटो। सेंटो बनाया 1955 में। ऐसे ही एक ग्रुप बनाया सियाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन मतलब ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। साउथ ईस्ट जो देश यहाँ पे आते हैं, आपने देखा होगा सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जितने कंट्रीज़ हैं, है ना, ये दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब इन सब को इकट्ठा जोड़ा अमेरिका ने इसी प्रिंसिपल पे, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो ये से 3 ग्रुप तैयार हो गए, ठीक। क्योंकि यूएस को 3 देशों से दिक्कत थी। एक तो नॉर्थ वियतनाम, हिस्ट्री में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, इन तीनों को काउंटर करने के लिए ये तीनों, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों को सपोर्ट था यूएसएसआर। इन तीनों को काउंटर करने के लिए यूएस ने 3 ग्रुप्स बनाए। वन इज नेटो, अदर इज सेंटो, थर्ड इज सियाटो। सियाटो was established in the year 1954, CENTO was established in the year 1955, while NATO was established in the year April 1949, which works on the principle attack on one is attack on all. Then NATO, when NATO was established, it has around 12 countries. Initially 12 countries थे, now it has 31 countries. The capital is situated in Brussels, Belgium, which is a country in the Western Europe. Also NATO is headed by US. NATO US का एक तरीके का हेड है, मठाधीश है, जैसे जिसको आप बोलते हैं। चले आगे देखें। इसके बाद अब यूएसएसआर भी क्यों शांत रहेगा? तो यूएसएसआर भी नेटो के ही लाइंस पे, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, एक पे मारोगे तो सब मारने आएंगे। इसी सिद्धांत के साथ यूएसएसआर एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखता है वॉर्सो पैक्ट।
और वॉर्सो पैक्ट 1955 में बनाया गया। इट वॉज ईस्टर्न अलायंस बिकॉज दिस वॉज हेडेड बाय यूएसएसआर। इसमें हर वो देश था जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। आगे चलते हैं। गिव मी अ सेकेंड। अब ये डायरेक्टली भी अब देखो, ये जो आपका यूएस और यूएसएसआर में बंटवारा हुआ था ना, ये इनडायरेक्टली भी बहुत सारे वॉर्स में लड़े। डायरेक्टली नहीं लड़े, मैंने आपको बता रखा है कि बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बोथ हैड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दोनों में लॉजिक ऑफ डिटरेंस था। दोनों कि हमने एक को मारा तो दोनों एक दूसरे को मार दोगे, तो इसलिए कोरिया वॉर हुआ, कोरियन वॉर हुआ 1950-53 में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसमें भी लोग लड़ रहे थे। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, साउथ कोरिया जिसका कैपिटल सियोल है इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए। कॉन्गो में भी यही हुआ। कॉन्गो एक कंट्री है अफ्रीका में, नॉर्थ कॉन्गो एंड साउथ कॉन्गो। इसके बाद बर्लिन, आपने पढ़ाई होगा, जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी एंड ईस्टर्न जर्मनी। एवरीथिंग हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम लोगों को 2-3 दिन के अंदर वी हैव टू कंप्लीट दिस, तो थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहे हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से, ठीक है। बाकी सब हिस्ट्री का पार्ट है। अब इसके बाद देखो क्या होगा। जो देश था, जो दुनिया थी, वो 2 धड़ों में बट गई, एक यूएसए एक यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिज्म, यूएसएसआर कम्युनिज्म, एक वेस्टर्न अलायंस एक ईस्टर्न अलायंस, दोनों हिस्सों में बट गई। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा हुआ उन देशों के पास जो नए नए आज़ाद हो रहे थे कि हम अभी तो गुलामी से निकले हैं, अगर हम इन कंट्रीज़ का साथ देंगे, ऐसा ना हो हम फ्यूचर में गुलाम बन जाएं। तो जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आएंगे, टीटो जैसे नेता आएंगे, नासिर जैसे नेता आएंगे, और वो बात करेंगे कि दुनिया में जो बाइपोलैरिटी बनी है, जो 2 स्तंभ बने हैं, 2 पोल्स खड़े हैं, बाय मतलब 2, जो 2 स्तंभ खड़े हैं दुनिया में, इन स्तंभों को रोकने के लिए एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। और नासिर, टीटो एंड नेहरू जैसे लीडर्स बनाएंगे एक ग्रुप जिसका नाम रखा जाएगा नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो बोलेगा ना तो हम इस धड़े के पार्ट हैं, ना हम इस धड़े के पार्ट हैं, और यहाँ से शुरुआत होगी नाम की।